जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। आज 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी यानी कल भारत का 71वां गणतंत्र दिवस है। आज से 70 साल पहले यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। हालांकि इसको 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा को सुपुर्द किया गया था, लेकिन न जाने क्या कारण है कि कांग्रेस ने उसे तुरंत ही लागू नहीं कर दिया, 2 महीने का समय लिया। इसके क्या कारण है एक अलग विषय है, एक अलग सवाल है, उसमें किसी अलग वीडियो में हम आपसे उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे। जब यह संविधान सभा को सुपुर्द किया गया यानी 26 नवंबर 1949 को, उससे एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में, जिसे आज की जो संसद है वो पहले संविधान सभा थी, वहाँ पर संविधान बनाने का काम हुआ। संविधान के हर एक शब्द पर वहाँ डिस्कशन हुए, डिबेट्स हुए और तब जाकर ये संविधान तैयार हुआ। तो उस संविधान सभा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण दिया, एक स्पीच किया। बड़ा लंबा भाषण है और हर उस व्यक्ति को वो भाषण पढ़ना चाहिए जिसे संविधान में विश्वास है, जिसे लोकतंत्र में विश्वास है और जिसे ऐसा लगता है कि भारत में संविधान को 100% लागू कर देना चाहिए। उन सभी लोगों को बाबा साहब का 25 नवंबर 1949 का वो भाषण जरूर पढ़ना चाहिए। वो इंटरनेट पर हर जगह पर अवेलेबल है। उस भाषण के सभी मुद्दों पर या उस पूरे भाषण पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। उस भाषण का एक हिस्सा, एक पैराग्राफ, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर चेतावनी दे रहे हैं सत्ताधारियों को, चेतावनी दे रहे कांग्रेस को, चेतावनी दे रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो उस पैराग्राफ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पैराग्राफ में बाबा साहब कहते हैं कि आज हम ऐसी विपरीत विरोधाभासी परिस्थिति में, कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर हम राजनीतिक रूप से तो समान हैं। राजनीतिक रूप से समान है का मतलब है कि 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, यानी राजनीतिक रूप से हम समान है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के वोट की जो वैल्यू है वही वैल्यू आम किसान या गांवों में रहने वाले किसी आम साधारण नागरिक को है। ये राजनीतिक रूप से तो हम समान हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हम अभी भी असमान हैं। और ऐसी विरोधाभासी स्थिति में, ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं। यह संविधान लिखा ही इसलिए है कि ये सामाजिक और आर्थिक जो विषमता है उसे खत्म किया जाए, उसे नष्ट कर दिया जाए। और ये सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट करने की या खत्म करने की जिम्मेदारी संविधान की नहीं है। संविधान तो महज एक किताब है। संविधान अपने आप लागू नहीं होगा। उसे लागू करवाने वाले लोग अगर ईमानदार है, उन्होंने अगर 100% संविधान को लागू कर दिया, तो ये सामाजिक और आर्थिक विषमता जो समाज में, देश में, भारत में बनी हुई है हजारों सालों से, वो नष्ट की जा सकती है। इतनी ताकत उस संविधान में है, बशर्ते अमल करने वाले लोग ईमानदार हो। उन्होंने उस पर 100% अमल करना चाहिए। बाबा साहब उसके आगे जाकर एक चेतावनी देते हैं, एक इशारा करते हैं कि अगर ये सामाजिक और आर्थिक विषमता समान नहीं की गई, उस विषमता को नष्ट नहीं किया गया, तो इससे पीड़ित लोग, ये जो लोकतंत्र बहुत ही मेहनत के साथ बनाया गया है, बहुत ही लगन के साथ बनाया गया है, सामाजिक और आर्थिक विषमता से पीड़ित लोग उस लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये इशारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आज से 70 साल पहले यानी 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिया था। और ये इशारा साफ तौर पर कांग्रेस को था, नेहरू को था, क्योंकि संविधान जब इलेक्शन होने वाले थे 1952 में, तो यह साफ था कि कांग्रेस ही जीत कर आएगी और देश की बागडोर कांग्रेस के हाथ में ही जाएगी, नेहरू के हाथ में ही जाएगी। उसी भाषण में बाबा साहब ये भी कहते हैं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे अमल करने वाले लोग अगर सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो संविधान किसी काम का नहीं है। तो ये संविधान उसके मूल उद्देश्य को या उसकी जो उद्देशिका है उसको हासिल नहीं कर सकता।
वही बाबा साहब उसी भाषण में कहते हैं कि संविधान कितना भी बुरा हो, उसे अमल करने वाले लोग अगर सही है, ईमानदार है, तो अपने लोगों के लिए, लोगों के हितों में वो कानून बनाएंगे, अच्छे कानून बनाएंगे जिससे लोगों का फायदा हो, लोगों को उससे बेनिफिट मिले। लेकिन आज 70 सालों के बाद जब हम देखते हैं भारत की तरफ, भारत की सामाजिक और आर्थिक विषमता की तरफ, तब हमें क्या नजर आता है? बाबा साहब ने जो 70 साल पहले इशारा दिया था, क्या उसको कांग्रेस ने या किसी भी सत्ताधारी पार्टी ने गंभीरता से लिया? क्या उस पर अमल करने का काम किया, संविधान पर अमल करने का काम किया, जिससे सामाजिक और आर्थिक विषमता नष्ट की जाए? महिलाओं के बारे में इन 70 सालों में क्या हुआ है, यह हम पहले समझ लेते हैं। महिलाओं का उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि किसी भी देश की प्रगति अगर नापनी है तो उस देश की महिलाओं की प्रगति नापनी होगी। महिलाओं की प्रगति से उस देश की प्रगति का अंदाजा आप लगा सकते हो। तो भारत में महिलाओं की क्या प्रगति है, महिलाओं की क्या हालत है? 2007 से 2016 के बीच इन 10 सालों का अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल कर देखें तो वो आंकड़ा ये कहता है कि इन 10 सालों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम में, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्य अत्याचारों में, जिसमें घरेलू हिंसा है, हत्या है, बलात्कार है, छेड़छाड़ है, ये सभी प्रकार के अन्य अत्याचार उसमें शामिल है। तो 2007 से लेकर 2016 के बीच इन 10 सालों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अन्याय में, अत्याचार में, क्राइम में 83% की बढ़ोतरी हुई है। 83% मामले बड़े हैं महिलाओं के खिलाफ अन्य अत्याचार के 2007 से लेकर 2016 तक। और ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड में आए हैं। ये एनसीआरबी का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये रिकॉर्ड में आए हैं, वो आंकड़ा है 83% का। जो क्राइम, जो अन्य अत्याचार रिकॉर्ड में ही नहीं आया, जिसको घर में ही दबा दिया गया, जिसको समाज में ही दबा दिया गया, उसके आंकड़े नहीं है। उसके आंकड़े इससे बहुत ज्यादा भयावह हो सकते हैं। अनुसूचित जाति जो समाज है, जो वर्ग है, उसकी क्या हालत है? उसकी हालत यह है, फिर एक बार मैं एनसीआरबी का ही उदाहरण देना चाहूंगा। 2007 से लेकर 2017 तक इन 10-11 सालों में अनुसूचित जाति पर होने वाले अन्य अत्याचारों में 66% की बढ़ोतरी हुई है। 66% केसेस या मामले बढ़े हैं। और फिर वही कहानी है कि ये वो केसेस है, ये वो आंकड़ा है जिसका जो रिकॉर्ड में आया है। जो रिकॉर्ड में नहीं आया वो आंकड़ा अलग है, वो बेहिसाब है, उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। हर 15 मिनट में, आज जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी, हर 15 मिनट में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को अन्य अत्याचार का सामना करना पड़ता है। हर 15 मिनट में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं भारत में अन्य अत्याचार होता है। यह भारत की सामाजिक परिस्थिति है। अन्याय केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर ही नहीं होता, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों पर अन्याय होता है। उनकी जल, जंगल, जमीन, इससे उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उनको नक्सलवादी करके मारा जा रहा है। उनके पास किसी प्रकार की कोई मौलिक सुविधाएं नहीं पहुंचाई जा रही इन 70 सालों में। वही परिस्थिति ओबीसी की है। जैसे शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो अन्याय अत्याचार होता है उसका स्वरूप छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, जिसकी वजह से उन पर अन्याय होता है। ओबीसी जो है उस पर अन्य अत्याचार होने का कारण जातीय पूर्वाग्रह है या जातीयता है, जाति व्यवस्था है। यह अन्य ओबीसी पर होने वाले अन्य अत्याचार कभी चर्चा का विषय नहीं बनते। चर्चा का विषय बनते हैं महिलाओं पर होने वाले अन्य अत्याचार, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज जिसमें मुस्लिम है, उन पर जब कोई अन्य अत्याचार होता है तब ये मामला सामने आता है या तब उस पर चर्चा होती है। लेकिन ओबीसी पर खास तौर से जब कोई अन्य अत्याचार होता है, जो उनकी हत्याएं होती है, उनके साथ जातीयता का व्यवहार होता है, तब ये मामला सामने नहीं आता। जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, वो ब्राह्मण बनिया मीडिया ऐसे मामलों को छुपाने का काम करता है। माइनॉरिटी की क्या हालत है? तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम है। उनकी क्या परिस्थिति है वो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इंडिया टुडे का एक रिपोर्ट है कि
भारत में मुसलमानों की जो संख्या है उससे ज्यादा संख्या जेलों में है, यानी भारत में कम और जेलों में ज्यादा। ऐसा एक रिपोर्ट उन्होंने, एक सर्वे करके एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया था इंडिया टुडे ने। तो ये हालत माइनॉरिटीज की है। तो देश में कोई भी, ना महिला, ना शेड्यूल कास्ट, ना शेड्यूल ट्राइब, ना ओबीसी, ना माइनॉरिटी, कोई भी सुरक्षित नहीं है। कोई किसी भी वर्ग को संवैधानिक जो मौलिक अधिकार है वो अभी तक नहीं मिले हैं, और जिससे सामाजिक और आर्थिक, ये हो गई सामाजिक बात, अब आर्थिक बात करते हैं। एक ही उदाहरण मैं देना चाहूंगा। भारत के 1% लोगों के पास देश की 73% संपत्ति है। 1% लोगों के पास 73% संपत्ति भारत के लोगों के पास है, और बाकी की जो कहानी है वो आपके सामने है। तो ना सामाजिक समानता इन 70 सालों में हमने हासिल की, ना उसे एस्टेब्लिश करने का, स्थापित करने का काम हुआ, और ना ही आर्थिक जो असमानता है उसे नष्ट कर आर्थिक समानता स्थापित करने का काम हुआ है। और यह 70 सालों में नहीं हुआ है। जिसकी जिम्मेदारी थी, जो सत्ताधारी वर्ग था, जिसके पास संविधान पर अमल करने की ताकत थी, अमल करने की शक्ति थी, उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, और जिसकी वजह से ये हालात है। और बाबा साहब ने जैसे कि इशारा दिया था कि इससे पीड़ित लोग, सामाजिक और आर्थिक विषमता से पीड़ित लोग, असमानता के पीड़ित लोग एक न एक दिन इस लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। पिछले 2 महीने से किसान सड़कों पर उतर आया है। जो खेतों में होना चाहिए था वो सड़कों पर उतर आया है। पिछले 2 महीनों से वो आंदोलन कर रहा है, दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है। इतनी ठंड और बारिश, इसका सामना करते हुए सरकार का जो विरोध है वो अलग हो रहा है। तो भारत जो है वो, भारत की जनता इस लोकतंत्र को ध्वस्त करने की ओर बढ़ रही है। अभी भी अगर सत्ताधारी वर्ग इस इशारे को नहीं समझता है तो ये लोकतंत्र ध्वस्त हो जाएगा। आमतौर पर भारत की जो छवि है दुनिया में वो ये है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। लेकिन किसान आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि ये भारत में कहीं पर भी लोकतंत्र नहीं है, पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। अगर लोकतंत्र होता तो लाखों किसान जो आज सड़कों पर है वो सड़कों पर नहीं होते। सरकार उनकी मांगों को मानती और तुरंत ही मानती, या सरकार उस प्रकार के कानून ही नहीं बनाती जिससे लाखों लोग सड़क पर आ जाए। यह तानाशाही है, ये कहीं पर भी, कहीं से भी लोकतंत्र दिखाई नहीं देता है। इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्या भारत में लोकतंत्र है? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने 70 साल पहले जो इशारा दिया था हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।